Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khatimin nabiyyin. Assalamu alaikum students. Our today's topic is the Constitution of 1973. It is the most important constitution because it is implemented today in the Pakistan. ये अभी तक पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है. बैकग्राउंड इसका पढ़ते हैं. एब्रोगेशन ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन और मार्च 25 1969 led to second martial law in the country. Yahya Khan handed over power to Zulfikar Ali Bhutto on December 20 1971 after the first general election. 1971 में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद यहिया खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सारी की सारी पावर दे दी कंट्री की, क्योंकि यहिया खान जो था चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था इस दूसरे मार्शल लॉ का. पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था, दूसरा यहिया खान ने. इसने मार्शल लॉ लगा के फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सारी की सारी पावर्स दे दी थी गवर्नमेंट की. देन क्या हुआ, बट मार्शल लॉ कंटिन्यूड एंड देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन. जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास पावर तो आ गई थी लेकिन तब भी मार्शल लॉ ख़त्म नहीं हुआ था. मार्शल लॉ कंटिन्यू रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन, जब डेफिनेटली मार्शल लॉ हो तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. नेशनल असेंबली अप्रूव्ड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इन्फोर्स्ड ऑन अप्रैल 21 1972. यू ऑल नो वेल व्हाट इज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल असेंबली ने 21 अप्रैल 1972 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था, इन्फोर्स कर दिया था, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हो गई अगेन. Constitutional Committee comprising National Assembly members from all parties was set up in April 1972. Law Minister was the chairman of this committee. अब कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी एक बनी. नेशनल असम्बली की सारी जो पार्टीज थी, सारी की सारी सियासी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे, और इसका जो चेयरमैन था इस कमेटी का, ये लॉ मिनिस्टर था जो पाकिस्तान का उस वक़्त वज़ीर कानून था, वो इसका चेयरमैन बना. All parties agreed on future political system in October 1972. The committee reported on December 31st 1972. अभी जो कमेटी बनी थी इसने 31 दिसंबर 1972 को अपनी पहली रिपोर्ट जमा कराई. After long deliberation and compromises, final draft was approved unanimously on April 10, 1973. हमने 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल से पढ़ा है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मसाइल आए थे. इसमें भी डेफिनेटली मसाइल तो आए थे लेकिन उन्होंने अभी यहाँ वो डिटेल बताई नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. ये शॉर्ट कर दिया कि बहुत सारी डेलिब्रेशन के बाद, बहुत सारे कंप्रोमाइज़, बहुत सारे नाजुक सूरत हाल से गुजरने के बाद आखिरकार जो फाइनल ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फाइनल ड्राफ्ट है वो अप्रूव हुआ. कब? 31 दिसंबर को. फिर 31 दिसंबर को नहीं, अप्रैल 10 को, 10 अप्रैल 1973 को. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन अगस्त 14 1973. 14 अगस्त 1973 को नया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था वो लागू हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन सिंस देन विद 2 गैप्स. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वाला आइन हमारे मुल्क में फंक्शन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, चल रहा है 2 गैप्स के साथ. 2 गैप्स हम आगे पढ़ते हैं कौन से हैं. इट रिमेन्ड ऑपरेशनल ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड्स. इन पीरियड्स के दौरान ये काम करता रहा 1973 टू 1977. ये आपने इसको सबको मेमोराइज करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी, कि 1973 से लेकर 1977 तक ये ऑपरेशनल रहा, मतलब काम करता रहा, चलता रहा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन. 1977 में दोबारा फिर ये ख़त्म हो गया, एब्रोगेट हो गया. 1985 तक सस्पेंड रहा, ख़त्म रहा दोबारा. फिर 1985 में दोबारा ये ऑपरेशनल हो गया और 1999 तक ऑपरेशनल रहा, मतलब चलता रहा, काम करता. ऑपरेशनल आफ्टर चेंजेस, मतलब कुछ इसमें चेंजेस अमेंडमेंट्स आई, उसके बाद फिर 1985 से 1999 तक ये काम करता रहा. 1999 से 2002 तक फिर सस्पेंड रहा और 2002 से ऑनवर्ड्स अब तक ये ऑपरेशनल है आफ्टर चेंजेस. इसके बाद भी उसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं, तकरीबन 24 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में. तो लेकिन अभी तक ये 2002 से अब तक ये चल रहा है, लागू है हमारे मुल्क में. और अगर कोई पूछे एमसीक्यूज में आपसे कि जो हमारा टुडे कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी ऑपरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आपने बताना 1973 का. और टोटल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 3 आ चुकी है, 56, 62 एंड थर्ड वन इज 1973. एंड दिस इज नाउ एंड प्रेजेंट ऑपरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी 56 की तरह पार्लियामेंट्री था. 62 का सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रेसिडेंशियल रहा है. It was a parliamentary constitution having powerful prime minister. You know, in the parliamentary system of government, powerful president is always there, and president is weak in the parliamentary system. You know well, क्योंकि ये बार बार हम पढ़ चुके हैं. As head of government with a very weak president.
नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ज़ाहिर है वो वीक जो है फिर उसने प्राइम मिनिस्टर की बात ही माननी है। ऑल हिज ऑर्डर्स वर टू काउंटर साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर। सारे के सारे जो उसके ऑर्डर हैं प्रेसिडेंट के, उसके पास ऑर्डर करने की, जो इशू करने की वो पावर तो है, लेकिन वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा तो वो चलेंगे, वरना वो नहीं चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर टू बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करेगा? नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी। सारी के सारी जो एग्जेक्टिव पावर हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की अथॉरिटीज़ हैं, पावर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। प्राइम मिनिस्टर वाज आंसरेबल टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्योंकि इसको इलेक्ट भी करेगी, इसलिए वो उसको जवाबदेह होगा। इन 1984 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड। अब वो कहा कि अब 85 में आपको पता है ये सस्पेंड हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ऊपर पढ़ा 99 तक। 85 में क्या हुआ कि सस्पेंड करके इसकी जो प्रेसिडेंट की पावर है सदर की, वो इंक्रीज कर दी गई क्योंकि इसके बहुत ही वीक था। इसकी पावर इंक्रीज हुई। क्या इंक्रीज हुई? ही एंजॉयड सम डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में कुछ उसको ज़्यादा इख्तियारात मिल गए। ही हैड पावर टू डिजॉल्व द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को ख़त्म करने में, डिजॉल्व करने की भी पावर इसको मिल गई। ही हैड द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि जब अब की नेशनल असेंबली ख़त्म हो, प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त इलेक्शन होने से पहले पहले तक का जो प्राइम मिनिस्टर, एक वक्ती प्राइम मिनिस्टर करते हैं ना अपॉइंट, वो इसके पास पावर थी प्रेसिडेंट के पास, और उसको कहते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। या प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि उसको अपॉइंट कर सकता था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। ही गिव्स हिज एसेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट और रिटर्न दीज। अब वो उन पे अपनी कॉन्सेंट, अपनी असेंट, अपनी रजामंदी भी दे सकता था, बिल जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, या उनको वापस भी भेज सकता था, जी नहीं मैंने नहीं इस पे रजामंदी देनी, तो ये लॉ नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट मस्ट बी एट लीस्ट 45 ईयर ऑफ एज। 45 साल इसकी उम्र, मुस्लिम होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ही इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली फॉर 5 ईयर। ये तो सेम है लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इलेक्टोरल का लिस्ट का वही है, पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज। 5 ईयर भी यही है। और 45 एज इसकी हो गया। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 62 में 40 थी, इसमें 45 हो गई है। पार्लियामेंट विद 2 हाउसेज। इसमें फिर 2 हाउसेज थे, ये आपने याद रखना है। 56 में भी 2 हाउसेज थे, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1 हाउस हो गया, और यहाँ फिर पार्लियामेंट 2 हाउसेज वाली होगी, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस कॉल्ड सेनेट, अपर हाउस को सेनेट भी कहते हैं। इन दिस हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू द प्रोविंसेस। सारे के सारे सूबे जो थे, क्योंकि 71 में बंगाल अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया, और पाकिस्तान के फिर दोबारा से वो 1 यूनिट वाला जो फार्मूला 1955 में हुआ था वो ख़त्म हो गया, फिर 4 प्रोविंसेस बन गए, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान ही रह गया था सिर्फ, तो इसके जो 4 सूबे थे वो 4 प्रोविंसेस बन गए। अब चारों प्रोविंसेस में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन, एक जितने बंदे लिए गए और वो सेनेट में डाले गए। सेनेट चारों सूबों के एक जितने लोग थे सेनेट में। सीट्स आर रिजर्व फॉर द ट्राइबल एरियाज, जो शुमाली कबायली इलाका जात थे पाकिस्तान के, पता आपको, प्रोविंसेस एंड विद द प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज भी शामिल थे उसमें, कबायली इलाका जात, उनके लिए सीट रिजर्व थी, मतलब मखसूस थी उनकी नशिस्तें। वुमेन, औरतों के लिए। एंड टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स होते हैं कि जो माहिर होते हैं, मतलब एक अगर कोई आलिम है वो, उसके लिए एक सीट मखसूस होगी, और एक अगर आपने लॉ मिनिस्ट्री में लेना है तो एक जो लॉ का कानून दान है उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं, मतलब जो अपनी फील्ड में माहिर होता है उसको कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ वाज 62। कितनी तादाद थी सेनेट की उस वक्त? 63, विच वॉज लेटर रेज टू 87 एंड देन 100। और अब जो सेनेट की अब तादाद है वो 100 है। अगर अब का आए कि प्रेजेंट जो है अपर हाउस की कितनी सीट्स होती हैं या सेनेट की, तो वो 100 है। Initially, there was 63 seats of Senate, then raised to 87, and now the 100 seats of Senate is available in Pakistan. सेनेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सेनेट के। इट्स परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस को हम डिस्कस करते हैं कि परमानेंट हाउस वो होता है, अब देखें जो नेशनल असेंबली है, 2 हाउस है ना जी, हम लोअर हाउस नीचे पढ़ते हैं नेशनल असेंबली, वो परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको डिजॉल्व कर सकता है, ये हमने ऊपर पढ़ा। डिजॉल्व मतलब खत्म कर सकता है। अब जो सेनेट है ये परमानेंट हाउस है, मतलब ये खत्म होता ही नहीं। भला कैसे खत्म नहीं होता? अब इसके 100 मेंबर्स हैं, आपके वो रिटायर हो जाएं तो खत्म हो जाता है? नहीं, 100 मेंबर रिटायर इकट्ठे होंगे तो खत्म होगा, ये इकट्ठे रिटायर होते ही नहीं है। अब इसके 50 मेंबर्स चलते हैं, मतलब इसके टोटल जो 100 मेंबर है ना सेनेट के, इनकी होती है एक बंदे की 6 साल इसकी सेनेट की, उसके जो टाइम लिमिट होता है सेनेट में रहने का वो 6 साल होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और जो पहले मेंबर्स आए, सेनेटरेट्स आए पहले,
उनको उनमें से जो 50 थे 100 में से उन्हें 3 साल बाद रिटायर हो जाना था। अब 3 साल बाद वो 50 रिटायर हो गए, और उनमें जब ज़ाहिर है 3 साल बाद 50 रिटायर हो गए तो पीछे 50 रह गए। 50 के लिए अब दोबारा इलेक्शन हुआ और फिर 50 नए आए। अब जो 50 पुराने थे जो रिटायर नहीं हुए थे वो अगले 3 साल बाद रिटायर हो गए। मतलब अब हर 3 साल बाद 50 रिटायर हो जाते हैं, इलेक्शन होता है और फिर नए 50 आ जाते हैं, और फिर जो पुराने 50 होते हैं वो फिर 3 साल बाद और 3 साल बाद रिटायर होते हैं। अब हर बंदा अपने 6 साल पूरे करता है। जो पहले 50 थे उन्होंने 3 साल पूरे किए क्योंकि 3 साल बाद उन्हें रिटायर हो जाना था। होप्स आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर इसको ओवरकम कर लेते हैं। परमानेंट हाउस का ये मतलब होता है कि ये इट डज नॉट सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन, ये खत्म नहीं होता, इस डिजॉल्व नहीं होता। जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है सेनेट, इसलिए डिजॉल्व नहीं होता कि इसके मेंबर्स जो हैं ये इकट्ठे रिटायर नहीं होते। इसमें से हाफ जो हैं वो 3 ईयर बाद रिटायर होते हैं और हाफ फिर 3 ईयर बाद रिटायर होते हैं। लेकिन वो जो हाफ 3 ईयर बाद रिटायर होते हैं वो अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करके फिर रिटायर होते हैं। हर 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं। एज हाफ ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड आफ्टर 3 ईयर, वही बात आ गई कि 3 साल बाद इसके जो आधे मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं और नए इलेक्ट होते हैं। लोअर हाउस दोबारा जो आगे सॉरी जो दूसरा हाउस है लोअर हाउस नेशनल पार्लियामेंट का, उसे कहते हैं नेशनल असेंबली, इज इलेक्टेड ऑन पॉपुलेशन बेसिस। पॉपुलेशन बेसिस का क्या मतलब है कि जिस सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी ज़्यादा होंगी उसके लोग उसमें ज़्यादा होंगे। Its original strength was 210 but now it is 342. नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, ये 5 साल की होती है। सेनेट का इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन आप याद रखिएगा कि वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 साल, और प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। सॉरी सेनेटेरियन जो है सेनेट के जो लोग हैं मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, और ये जो है नेशनल असेंबली के मेंबर ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इसकी जो पहले जो तादाद थी ओरिजिनल जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो 210 थी, उसके बाद 342 हो गई, और अभी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 342 ही है। इसमें से मुख्तलिफ हैं, कुछ सीटें पंजाब की, कुछ बलोचिस्तान की सरहद की, और सॉरी बलोचिस्तान की, सिंध की, और ऐसे ही KPK की। तो ये किस बेस पे डिवाइड की गई हैं सीट्स? पॉपुलेशन की बेस पे, जितनी जिसकी आबादी है उतनी उसकी सीट्स हैं। सेनेट इनडायरेक्ट इलेक्शन, सेनेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। नेशनल असेंबली के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। वोटिंग एज फॉर द फ्रेंचाइज इज लोड फ्रॉम 21 to 18। पहले जो बंदा वोट दे सकता है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है वो 18 हो गई है। इसमें अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में और 18 साल उम्र कर दी गई वोट देने वाले बंदे की। Parliament under 1973 Constitution is a powerful legislative body. It enjoys all legislative powers. अब लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं कानून साजी के पास, आपको पता है पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है एक ताकतवर कानून बनाने वाली बॉडी है पार्लियामेंट, और सारे के सारे जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में ही बनते हैं। वो बाद में फिर सेनेट के पास जाते हैं ओवरव्यू के लिए, फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद एसेंट के बाद लॉ बनता है। लेकिन ओरिजिनेट जो वो होते हैं, ज़्यादातर जो लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? पार्लियामेंट से। सॉरी पार्लियामेंट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ लोअर हाउस एंड अपर हाउस। पार्लियामेंट को दोनों अपर हाउस लोअर हाउस नेशनल असेंबली सेनेट को मिला के कहते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ज़ाहिर है यही बॉडी है, या सेनेट में बिल शुरू होता है कोई भी लॉ बनना हो, या नेशनल असेंबली में, ज़्यादा नेशनल असेंबली में शुरू होता है। और पार्लियामेंट जो है ये पावरफुल बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून बनाने के लिए जो बॉडी है पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट है। ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट MCQs के लिए। पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी इज ओनली पार्लियामेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और क्या करती है पार्लियामेंट? इट हैज़ कंट्रोल ऑफ द एग्जेक्टिव थ्रू क्वेश्चन रेजोल्यूशंस पार्लियामेंट्री कमेटीज एक्सेट्रा। अब एग्जेक्टिव कौन सी पावर होती है? जो लॉ इन्फोर्स करती है। एग्जेक्टिव पर भी इसका कंट्रोल होता है। कैसे? क्वेश्चंस किससे पूछती है? मतलब जो पावर्स नीचे बॉडीज बैठी हैं एग्जेक्टिव के लिए जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनको से क्वेश्चन आंसर करती है कि ये काम कितना तुमने कर लिया। और रेजोल्यूशन का मतलब है करारदादें पास करती है, मतलब किसी भी काम के लिए कोई बिल पेश कर देगी, कोई करारदाद पेश कर देगी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट्री कमेटीज, इसकी मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हैं, मतलब एजुकेशन कमेटी एक अलहदा होगी, और इस तरह हर मामलात के लिए कमेटीज़ बनी हुई हैं जो चेक एंड बैलेंस रखती हैं कि ये वाला काम ये इससे रिलेटेड जो लॉ है वो कितना एग्जीक्यूट हो रहा है कंट्री में। एग्जेक्टिव पावर जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है इन सारी चीज़ों के ज़रिए। नेक्स्ट आ गया नेशनल असेंबली इज मोर पावरफुल देन द सेनेट। ये लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, ये मोर पावरफुल है देन द सेनेट। डेफिनेटली ये होगा भी क्योंकि इसके मेंबर्स भी ज़्यादा हैं, 342 है। और दूसरी बात ये जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर आए हैं कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके उधर लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उसको वो अपने प्रोविंस को ज़्यादा उधर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, और ये मोर पावरफुल है सेनेट से। बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है हर साल बजट पेश करती है। कैबिनेट इज आंसरेबल टू नेशनल असेंबली। जो कैबिनेट है वो नेशनल असेंबली को जवाबदा होती है।
फेडरल सिस्टम, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। अब देखें दोबारा से इसमें 4 प्रोविंसेस बन गया। 62 में 2 प्रोविंसेस बने, 55 6 में भी ऐसे ही था। और यहाँ फिर क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान रह गया, इसके फिर 4 प्रोविंसेस बन गए ये। एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, जो कबायली इलाका जाते हैं वो भी सिर्फ फेडरेशन में 4 प्रोविंसेस ही नहीं आते, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज भी आते हैं, जिसको हम फाटा भी कहते हैं। 2 लिस्ट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल लिस्ट एंड कंकूरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट वो जो फेडरल के पास इख्तियार थे, कंकूरेंट लिस्ट वो कि जो दोनों के पास इख्तियार, सूबों के पास भी और फेडरल के पास भी। जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 लिस्ट थी आपको पता है। 62 में ओनली 1 लिस्ट थी फेडरल की, और जो 73 का इसमें फिर 2 लिस्ट आ गई, एक फेडरल की और दूसरी कंकूरेंट, इकट्ठी लिस्ट। रेजिडोरी पार्स बिलोंग टू द प्रोविंस, जो बाकी बची पार्स हैं जो फेडरल लिस्ट में भी नहीं आती, कंकरेंट लिस्ट में नहीं आती, वो पार्स जो हैं वो सूबों को दे दी गई थी। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर जो था सूबों का स्ट्रक्चर वो ये था, प्रोविंशियल गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो गवर्नर्स को अपॉइंट करता था सूबों के। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जेक्टिव पावर्स। अब गवर्नर के बाद जो नीचे आता है, जैसे प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये सूबाई लेवल पे जो गवर्नर के बाद नीचे आता है उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। इसके पास थी एग्जेक्टिव पावर्स रिलेटेड टू प्रोविंसेस। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज देयर इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, क्योंकि 1963 का कॉन्स्टिट्यूशन है ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 2002 में क्या हुआ कि ये सारी जो इनकी सीट्स थी वो चेंज हुई, जो हर सूबे की अपनी अपनी सीट्स थी वो चेंज हुई। पंजाब की कितनी सीट्स थी? 371, 371। सिंध की 168, NWFP की 124, बलूचिस्तान की 65। इनफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड, इनको काफ़ी जो है सूबाई खुद मुख्तारी सूबों को दी गई थी। ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर कंटिन्यूज, जो मजबूत मरकज़ की, मजबूत सेंटर फेडरल की जो ट्रेडिशन थी, रवायत थी, वो भी बरकरार रही थी, और सूबों को भी उनकी खुद मुख्तारी मिल गई थी। सेंटर हैज़ एमरजेंसी पावर्स भी सेंटर के पास थी, दारुल हुकूमत के पास, मरकज़ के पास थी। गवर्नर्स रूल कैन बी इम्पोज इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन इन द प्रोविंसेस, अगर गवर्नमेंट प्रोविंस की सूबे की सही काम नहीं कर ली तो गवर्नर्स रूल आ जाता था, मतलब गवर्नर राज। जैसे प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा है कि ऑर्डिनेंस होता है, इसी तरह गवर्नर का रूल होता है, वो आ सकता था। गवर्नर जो है वो सूबे लेवल पे होता है, सूबाई सतह पे, इसलिए उसका जो था रूल वो सूबे के लिए होता है, उसके अपने प्रोविंस के लिए ही। प्रोविंसेस आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर फाइनेंसिस, जो फाइनेंस के मैटर थे, जो मॉनिटरी मैटर्स थे, जो पैसों के लिहाज से, माशियत के लिहाज से थे, उसमें जो सूबे हैं वो डिपेंडेंट थे, इन्हिसार करते थे सेंटर पे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी इसमें भी आ गया। इस्लामिक प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स आर आल्सो गिवन अंडर दिस हेडिंग। इसमें ये ऐड हुआ था कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेन पॉलिसी के भी प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जबकि पिछले दो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ऑफ स्टेट के सिर्फ होते थे, इसमें फॉरेन पॉलिसी के भी प्रिंसिपल्स थे। फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट वी नो जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, वो इम्प्लीमेंट कर सकती थी, लागू कर सकती थी जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर इनकी वायलेशन हो तो हाई कोर्ट में हमें जाना पड़ता था। इस्लामिक प्रोविजन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइटल ऑफ द स्टेट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नाम जो था मुल्क का वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। इसमें नेक्स्ट बी पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्रीएम्बल इन द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बट थ्रू आर्टिकल 2A ऑफ 8th अमेंडमेंट इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद जो हमारे 16 लेक्चर है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल रहा है, दिबाचा रहा है। अब ये आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आर्टिकल 1 से शुरू होता है और जो प्रीएम्बल है वो उससे पहले होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा नहीं होता, लेकिन एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आता है, दिबाचा जैसे होता है। लेकिन अब 8th अमेंडमेंट जो हुई थी, 8वीं तरमीम उसकी हुई थी, मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है तब्दीली, जो तरमीम हुई थी। पहले 7 हो चुकी थी तरमीम में तब्दीलियाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 8वीं हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 2A है, आर्टिकल 2A कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करारदाद मकासद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अब पार्ट है, वो उसका हिस्सा बन गई थी। आर्टिकल 2A जो अगर आप वो सारा पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूल्स पर ही बेस करता है। 1985 में ये हुई थी। 88th अमेंडमेंट एक तो 1985 में हुई थी, ये याद रखना। दूसरा आर्टिकल 2A, इसने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया था। इस्लाम वाज डिक्लेयर द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्टेट का जो रियासती मजहब वो इस्लाम डिक्लेयर हो गया था।
डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वाज आल्सो इंक्लूडेड बाय द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें अमेंडमेंट ये थी कि जो कादियानी है, अहमदी या जो भी इनका लानतियों का नाम है वो गैर मुस्लिम है। मुसलमान की तारीफ इसमें ऐड कर दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा ये मौजूद है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने सिर्फ वही मुसलमान है। ये आपने ज़रूर बात याद रखना है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंडमार्क वजह है, एक उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है ये डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वाज एडिड, एक ये, और दूसरा इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। यही बात है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2 साल चला, 56 का, जो 62 का था वो भी 6-7 साल चला, और 73 का देखिए अनटिल नाउ अभी तक, 73 से अभी तक सस्पेंड हुआ है 1-2 बार बीच में, लेकिन अभी तक वो चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आल्सो कैरी सम इस्लामिक क्लासेस। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में इस्लामिक क्लासेस थी क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी हमने ऊपर पढ़ी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डिटेल से, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी इज एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल थी, वो भी एस्टैब्लिश हो गई, वो भी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, जैसे हमने 62 में भी पढ़ा। फेडरल स्टेट कोर्ट एडिड इन 1985, 1981 में फेडरल स्टेट कोर्ट बनी। पहले फेडरल स्टेट कोर्ट नहीं थी, पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थी। सिर्फ फेडरल स्टेट कोर्ट ये शरई मैटर्स पे जो डील करती है, फेडरल शरीयत कोर्ट, ये अभी भी है हमारे इस्लामाबाद में मौजूद है फेडरल स्टेट कोर्ट। बेंचेस डिफरेंट इसके सिटीज़ में भी होते हैं, लेकिन जो मेन बेंच है इसका इस्लामाबाद में फेडरल स्टेट कोर्ट का। नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि बंगाल अलहदा हो गया था इसलिए बंगाली ख़त्म हो गई, उर्दू इज़ डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज। उर्दू हमारी कौमी ज़बान बन गई। However, English may be used for official purpose until arrangements would be made for its replacement by Urdu। इंग्लिश जुबान जो हमारी कौमी तो नहीं है, लेकिन इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज सिर्फ किया जाएगा कब तक, जब तक अरेंजमेंट्स हो गए कि उर्दू को रिप्लेस, इसको इंग्लिश को उर्दू से रिप्लेस किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ दीज अरेंजमेंट्स आर पेंडिंग। अभी तक ये अरेंजमेंट्स इंतजाम नहीं हो सके क्योंकि ये चाहते नहीं कि उर्दू हमारी जबान कौमी बने, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं। बट आवर नेशनल लैंग्वेज, आवर मदर लैंग्वेज इज उर्दू, यू शुड नो दिस। नेक्स्ट बी पॉइंट है प्रोविंशियल असेंबली में प्रिस्क्राइब मेयर्स फॉर टीचिंग, प्रमोशन एंड यूज ऑफ अ प्रोविंशियल लैंग्वेज इन एडिशन टू द नेशनल लैंग्वेज। जो सूबों की अपनी अपनी ज़ुबानें हैं वो भी बोली जाएंगी नेशनल लैंग्वेज के एडिशन में, मतलब वो अपने अपने सूबों में अपनी अपनी ज़ुबान बोलेंगे, उसकी वो टीचिंग कर सकते हैं। जैसे पंजाबी हमारा सब्जेक्ट है, प्रमोशन भी कर सकते हैं, मतलब उसकी तरक्की के लिए भी काम कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पंजाबी, सिंधी, अरबी ये सारे सब्जेक्ट है ना अब, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान तो उर्दू है, लेकिन जो हमारी सूबाई ज़बानें हैं वो सब उनकी प्रमोशन भी हो रही है, टीचिंग भी हो रही है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद था। फिफ्थ पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज एडिड इन 2002 इन एडवाइजरी कैपेसिटी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये कौमी एक तहफ़्फ़ुज़ की काउंसिल थी, ये 2002 में ऐड हुई थी। एडवाइजरी कैपेसिटी, इसका भी ये काम था कि सिर्फ एडवाइस करना। इसकी जो बातें थी वो सिर्फ सजेस्ट होती थी और वो ज़रूरी नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ज़रूरी नहीं है मतलब कमेटी के लिए कि उस पर अमल करे, वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं। लास्ट पॉइंट है जुडिशरी। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ाद अदलिया थी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज द हाईएस्ट कोर्ट, वो नो दिस। वन हाई कोर्ट इज एस्टैब्लिश इन ईच प्रोविंस एंड वन इन आज़ाद कश्मीर। हर सूबे में हाई कोर्ट बनेगी और एक आज़ाद कश्मीर में बनेगी। अ चेन ऑफ लॉ कोर्स इज अंडर इज देयर अंडर द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के नीचे चेन ऑफ लॉ कोर्ट होगी, ढेर सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अभी भी मौजूद है। लेबर कोर्ट्स होगी, टैक्स की कोर्ट्स होगी, सिविल कोर्ट्स होगी और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स होगी। ये सारी की सारी हाई कोर्ट्स के अंदर होती हैं और सारी की सारी हाई कोर्ट्स और सारी लोअर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। दैट्स फॉर ऑल। ये हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1973, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवर कर लिया। और इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिखें, फिर आपको ये सारे के सारे फीचर्स लिखने पड़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन एक एक पॉइंट का अलग बन के आ सकता है। एमसीक्यूज हाईलाइटेड है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।